मधुपुर की खूबसूरती का एक बड़ा फैक्टर है वे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मधुपुर में कोठियाँ रहीं तो कोठियों की चर्चा हुई, लेकिन उनके तालाबों की चर्चा कम हुई, और तालाबों में होने वाली मछलियों की चर्चा तो और भी कम हुई है। मधुपुर सर, मधुपुर, गुलाबों की पट्टी, ये शहर गुलाबों का शहर कहलाता था, और लोग बतलाते हैं कि यहाँ का गुलाब कोलकाता जाया जाता था। यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल में जहाँ की महारानी आने पर मधुपुर के गुलाब, जगदीशपुर के गुलाब, कर्माचाण के गुलाब और जसीडी के गुलाब, सिमुलतला के, ये सब उनको वहाँ भेद वन ग्राम था जो चारों तरफ से वन से घिरा हुआ था, और 3 नदियाँ मुख्य रूप से इसके आसपास हैं, और कई पहाड़ हैं, चाहे वो बुढ़ई पहाड़ हो, जालवे पहाड़ हो, बुची पहाड़ हो, या जो भी हो, बकुलिया झरना है, वो मधु यादव था, मधु ग्वालर था, ये एविडेंस आता है। एक और भी कहानी बताई जाती है कि ये चूंकि जंगलों से आच्छादित था, जंगल से भरा हुआ ये इलाका था, तो यहाँ पर मधुमक्खियों का बहुत छत्ता लगता था, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती थी। तो मधुमक्खियाँ इतनी अधिक होती थी और इससे हनी यानी मधु बहुत ज़्यादा लोग निकालते थे, तो ये वो इलाका कहलाया जहाँ मधु ज़्यादा होता है। तो मधु यानी वो हारा नहीं है, अभी भी वो उठेगा। He was dreaming about lions, वह शेरों के सपने देख रहा था, और अंत में लिखते हैं ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड, आदमी बर्बाद तो हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। ये इसी लाइन मधुरा कुमारी चौहान को कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। दूध है सिंघनी का, सिंघनी का दूध सब नहीं पी सकता है, और शेर शावक ही उसकी दूसरी पंक्ति है कि शेर शावक ही पचा पाते हैं उसे, कोई दूसरे का बच्चा शेरनी का दूध सिर्फ शेर का बच्चा ही पिए। 50 युवा को लाओ जो थका हुआ है, और मैं 5 मिनट में अगर उसे फुटबॉल ग्राउंड में 25 चक्कर न लगवा दूं तो आप मान लीजिएगा कि उत्तम पीयूष मोटिवेटर नहीं है। जस्ट 5 मिनट्स, और उसका ब्लड प्रेशर नाप लीजिए 5 मिनट पहले, और जब मैं 5 मिनट बात करूं उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर नाप लें, पता चल बच्चे रिश्तों में पड़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना अब आम हो गया है सर, जो कि इसके बारे में जो थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। लेकिन अक्सर देखा पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी, कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी, जब राधिका नहीं सही सकिएगा। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों ने कहा कि लव इज अ ब्लंडर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 फूल्स, प्यार 2 मूर्खों के बीच का भ्रम है। लेकिन उसी बर्नार्ड शॉ ने कहा कि लव इनरिचेस लाइफ एंड मेक्स इट कंप्लीट, ये प्यार है जो मनुष्य के जीवन में आता है, इनरिच करता है और उसे कंप्लीट करता है। ये वही है, प्रेम को एक ही व्यक्ति ने। मैं हूं मन्नू कुमार, आप देख रहे हैं हमारे खास सेगमेंट जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो ना सिर्फ खुद प्रेरणा है बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी है। आज हमारे साथ मौजूद है लेखक, कवि, मोटिवेशनल स्पीकर सर, समाज सेवी कार्यकर्ता डॉक्टर उत्तम पीयूष सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और प्रणाम है सर। धन्यवाद सर, आपसे बात करना हमारे लिए सम्मान की बात है। आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे सर जो शायद हमारे युवा साथियों और समाज दोनों के लिए बहुत प्रेरणादायक होंगे। बिल्कुल, मैं तो संवाद के लिए तैयार रहता हूँ जी सर, और ये आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे लिए ये आनंद का विषय है। सबसे पहले सर हम लोग शुरू करेंगे सर, अपने शहर को नज़दीक से आप देखे हैं सर, मधुपुर को सर, तो मधुपुर के बारे में क्या अनुभव है सर आपका? बहुत बढ़िया सवाल है, और ये सवाल थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसे बहुत अगर संक्षेप में भी कहा जाए तो घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो शायद मैंने भी पहले कभी नहीं कहा है, किसी मंच से नहीं कहा है, कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है। वो बातें मैं आज कह रहा हूँ कि मधुपुर
जिसके बारे में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं और जितनी बातें लोगों ने करी हैं, जी, इंक्लूडिंग मी, उन सब के बीच जाकर एक और भी चीज हो रही है इस शहर में, जो बात हो रही है उसे ठीक से समझने की जरूरत है। और शायद हम कभी कभी होता है कि बहुत भीड़ में अपना चेहरा भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा शोर में हम अपने शहर का भी चेहरा पहचानना भूल जाते हैं। ये वो दौर है जब मधुपुर को एक नए ढंग से परिभाषित करने की ज़रूरत है, एक नए डेफिनेशन की ज़रूरत है। और आज मनु जी, आपके इस संवाद माध्यम से जी सर, मैं कुछ नई बातें बतलाना चाह रहा हूँ। ये ठीक है कि मधुपुर नैसर्गिक शहर है, कुदरती शहर है, प्रकृति से का रचा बसा शहर है और इसकी खूबसूरतियाँ बहुत चर्चा में रही हैं, इसकी आबो हवा बहुत चर्चा में रही है। ये एक सुरम्य शहर के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन ये शहर का इतिहास है, शहर का वर्तमान ये नहीं है। शहर का इतिहास हम कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को पीठ पर लाद कर वर्तमान ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा। ये एक बात है। जी सर, ये ठीक है कि ये इस शहर को बहुत सारे जेंटिलमैन लोगों ने, भद्र लोगों ने बसाया था। एक स्वप्न था कि शहर में एक वातावरण बने, सुंदर हो। महात्मा गांधी जी आए और भी लोग आए, सब ने इसकी सुंदरता की तारीफ की, स्वच्छता की तारीफ की, यहाँ की जो आबो हवा है इसकी तारीफ बहुत सारे कलाकारों, बुद्धिजीवियों ने की, विद्वानों ने की, इंटेलेक्चुअल्स, इन सब ने की, लेखकों ने, अभिनेताओं ने, तमाम लोगों ने करी। ये मधुपुर का एक फेज हुआ करता था जब मधुपुर कोठियों का शहर होता था। लेकिन आज भी जब हम व्याख्या करते हैं तो मधुपुर को कोठियों का शहर कहते हुए, फूलों का शहर कहते हुए भी हम बागों का शहर कहना भूल जाते हैं। बागीचों का शहर, उसको संवारने वाले मालियों का शहर, कारीगरों का शहर, जो मधुपुर के जो विश्वकर्मा रहे हैं, संरचनाकार रहे हैं, उनका चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है इतिहास में। इसीलिए मधुपुर के जो कर्मकार हैं, चाहे वो मधुपुर के लोहार हों, बढ़ई हों, या हमारे कुंभकार हों, या राजमिस्त्री हों, या मछेरे हों, या माली हों, इनका चेहरा तो कहीं नहीं दिखता है इतिहास में। जबकि मधुपुर की खूबसूरती का एक बड़ा फैक्टर है वे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मधुपुर में कोठियाँ रहीं तो कोठियों की चर्चा हुई, लेकिन उनके तालाबों की चर्चा कम हुई, और तालाबों में होने वाली मछलियों की चर्चा तो और भी कम हुई। कोठियाँ हुई, लेकिन उनके बागों की चर्चा हुई, फूलों की भी चर्चा हुई, लेकिन मालियों और मालियों की चर्चा नहीं हुई, जिन्होंने गुलाब तो उगाए लेकिन उनकी उंगलियों में कांटे चुभे रहे। ये दर्द था उनका। और जिनके अब पोते परपोते मुंबई में टैक्सी चलाते हैं या कलकत्ते में कहीं नौकरी करते हैं, एक वीरानगी छा गई है, एक सैडनेस है यहाँ, जो कि कभी रोज जोन हुआ करता था। यह मधुपुर सर, मधुपुर गुलाबों की पट्टी, ये शहर गुलाबों का शहर कहलाता था। और लोग बतलाते हैं कि यहाँ का गुलाब कोलकाता जाया जाता था। यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल में, जहाँ की महारानी आने पर मधुपुर के गुलाब, जगदीशपुर के गुलाब, कर्माटाण के गुलाब और जसीडी के गुलाब, सिमुलतला के, ये सब उनको वहाँ भेज दी जाती थी। और ये ट्रेजेडी है कि अब मधुपुर में कलकत्ते के गुलाब आते हैं। जी बिल्कुल, फूल कलकत्ते से आते हैं, मछलियाँ बाहर से आती हैं, है ना। अब मधुपुर में बाहर से आकर
चीज़ें परिभाषित कर रही हैं। तो जो मधुपुर राजमिस्त्रियों का शहर था, जिसने 500 से अधिक कोठियां बनाई थी, ये कोठी बनाने वाले बाहर से नहीं आए, मधुपुर के थे। आज भी आप देखेंगे जब शेखपुरा की तरफ, बड़बाग की तरफ, जब आप लालगढ़ से आते हुए देखेंगे, डालमिया कूप के पास जमा होते हैं, या इधर से फागो की तरफ से आते हैं, पंदनिया की तरफ से, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मजदूर और राजमिस्त्री आके जमा होते हैं। ये इस शहर में के आसपास के गांवों में बसे हुए वो राजमिस्त्री हैं जिनके दादाजी परदादाजी कभी मधुपुर को अपने हाथों से ईंट जोड़ जोड़कर जिन्होंने बनाया था। आज उनका कोई नाम नहीं है। उन मालियों का, उन राजमिस्त्रियों का, उन भिश्तियों का, भिश्ती हुआ करते थे जो सड़क पर पानी छीटा करते थे और बाद में उसकी सफाई होती थी। वो चमड़े का पीपा होता था और वो लोग शाम के वक्त निकलते थे और पीपा से पानी छींटते जाते थे और सफाई कर्मी नगर पालिका के पीछे से बुहारते जाते थे। वो भिश्ती कहाँ गए या उनकी स्मृतियाँ कहाँ हैं? वो जो माथे पर टोकरी लेकर सब्जी और सामान लेकर बड़े बड़े लोगों के, जमींदारों के, उनके कोठी तक पहुंचाते थे, वो डलिया लेकर, वो कहाँ गए? वो पनभरवे जो पानी भरते रहे, आज भी कुछ पनभरवे हैं। वो टांगे वाले लुप्त हो गया सर, उनकी पीढ़ियां। और अब तो जो मैनुअल रिक्शा चलता था, जो इक्के दुक्के अभी भी हैं, बिल्कुल, इनके ये सब तमाम लोग धीरे धीरे हमारी स्मृतियों से भी गायब हो रहे हैं। और हमारी स्मृतियों में किन चीज़ों को लाया जा रहा है? जो पहले से ही ऑर्नामेंटलाइज्ड है, पहले से ही उसे हमने विभूषित कर रखा है कि मधुपुर ऐसा शहर है, मधुपुर वैसा शहर है। मधुपुर की जो भीतरी संरचना है वो यहाँ की आम जनता है, यहाँ के जो सामान्य लोग हैं जिन्होंने मधुपुर को संवारा, सजाया, खूबसूरत बनाया, इसको मेंटेन किया, और इनकी चर्चा कहीं नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि फेस ऑफ द मधुपुर, मधुपुर का जो चेहरा होना चाहिए वो पैमाना बदलना चाहिए। हमने अपने मधुपुर के का जो चेहरा है वो कुछ और लगा रखा है दीवारों पर, जबकि इसका चेहरा कुछ और होना चाहिए। ये एक ऐसी भूल है जिसे हमें समझना चाहिए। और मधुपुर के जो भी लोग बेचैन हैं मधुपुर को परिभाषित करने के लिए, वो इतिहास के स्टीरियोटाइप परिभाषाओं से निकले कि वो जो बना दी गई है परिपाटी कि कोठियों का शहर, फूलों का शहर, मिठाइयों का शहर, ये पुरानी बात हो गई। नई बात करो जहां मधुपुर शहर इतिहास को अपने पीठ पर लेकर चल नहीं पा रहा है, भारी लग रहा है उसे, क्योंकि अब नया शहर जो है वो अब महत्वाकांक्षी हो गया है। और इतना महत्वाकांक्षी हो गया है, इतना एम्बिशियस है कि ये शहर अब किसी की परवाह नहीं कर रहा है। उसे इतिहास की भी परवाह नहीं है जी, उसे भविष्य की भी परवाह नहीं है। वो सिर्फ अभी वर्तमान में जी रहा है। और इस वर्तमान में जीने वाले एक ऐसे शहर का चेहरा जब आप देखेंगे तो बेहद आक्रामक है। वो जो सौम्य चेहरा था, वो जो डिसेंट फेस था मधुपुर का, जिस मधुपुर को देखकर लोग इसकी खूबसूरती के कसीदे गढ़ते थे, जो शोध सिकंदर जैसे बड़े शायर आते थे मधुपुर, जो उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, और जब वो आते थे तो उससे पहले वो कहते थे कि सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में। वो आते थे तो सुबह कलकत्ते उतरते थे और शाम होते होते ट्रेन से मधुपुर आ जाते थे, यहाँ के मुशायरों में शामिल होते थे। सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में, पी रहा हूँ इल्मो फन का जाम मधुपुर में। यानी इल्म और फन का जाम यहाँ पीते थे लोग। इल्म और फन का मतलब होता है कला और ज्ञान, यानी मधुपुर कला और ज्ञान का केंद्र होता था। यहाँ हिंदी, उर्दू, बांग्ला और विभिन्न भाषाओं के विद्वान हुआ करते थे, खोटा सभी। और ये लोग अपने साहित्य की रचना करते थे, नाटक और यात्राएं होती थीं, फिल्में बनती थीं। एक सांस्कृतिक वैभव था इसके पास, एक ग्लोरी था। वो धीरे धीरे फेड हो रहा है।
अब इस शहर का जो चेहरा है ना, वो आप आज की भाषा में कहें तो ब्लर हो रहा है, ब्लर, धुंधला हो रहा धुंधला हो रहा है, फेल हो रहा है। जी। अब आप इस शहर को ठीक ठीक जब तक एक चेहरे को पहचानेंगे तब तक दूसरा चेहरा आ जाएगा, दूसरा चेहरा आएगा तब तक तीसरा चेहरा आ जाएगा। आप मधुपुर का एक मुकम्मल चेहरा कि मधुपुर ऐसा ही है आज डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। शेक्सपियर कहते हैं कि कभी कभी आप महत्वाकांक्षी इतने अधिक हो जाते हैं, इतनी आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि आप उसके चलते सुख खोजने के चक्कर में बहुत बड़े गड्ढे में गिरते हैं और दुख में चले जाते हैं। दिस इज ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। तो मधुपुर के साथ एक बड़ा संकट ये पैदा हो रहा है कि कहीं वह एक बड़े गड्ढे में गिरने को तैयार तो नहीं है, और इसका संकेत हमें मिल रहा है। कोई समझना चाहे तो समझ ले। धन्यवाद। लोग कह रहे हैं कि सर मधुपुर में दिन पे दिन जो है वो चेंज हो रहा है, बहुत कुछ मधुपुर में आ गया। मधुपुर जो है कि पहले से अभी बहुत कुछ मधुपुर में है सर। जैसे क्या मधुपुर में है? रोड हो गया सर, हर जगह पे रोड है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े मॉल है। ये हमारा विकास है। देखिए, चीज़ों को समझनी होगी कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे लोग अगर नहीं समझते हैं कि सिविलाइजेशन एक अलग चीज़ है और कल्चर अलग चीज़ है। मधुपुर की पहचान सिविलाइजेशन से नहीं थी, उसके कल्चर से थी। और कल्चर जो है ना, वो सड़कें नहीं होती हैं। कल्चर जो है वो बिल्डिंग्स नहीं होते हैं। कल्चर जो है वो शॉपिंग मॉल नहीं होता है। कल्चर जो है वो ब्रांडेड एक दुनिया नहीं होती है। कल्चर होती है तहजीब। कल्चर को कहते हैं आपका जो इटरनल बिहेवियर है। जैसे यहाँ किसी से मिलते हैं तो भाई ये राम सलाम का शहर है, हमने कहा आदाब अर्ज, उन्होंने कहा कैसे हैं, नमस्कार। ये जो एक सिलसिला है हमारे, ये है हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति कि हम सभी एक दूसरे को पूरे मोहब्बत से, पूरे प्यार से मिलते हैं। और ये मिलना जो है थोड़ा दिल का मामला है। ये आजकल हम दिमाग से शहर को देखने लगे हैं और हम शहर को दिमाग से डिफाइन करने लगे हैं। जब आप दिमाग से शहर को देखिएगा तो शहर में बहुत सारा विकास नजर आएगा, लेकिन जब आप दिल से देखिएगा तो शहर में खालीपन नजर आएगा। लगेगा जैसे शहर ने बहुत कुछ खोया है। क्या खोया है, ये विचार का विषय है। और देखिए कि हमने सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य थे वो सिर्फ इतिहास को लेकर, इतिहास को रटकर काम नहीं चलेगा। आज की तारीख में हम तहजीब के किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हमको लगेगा कि एक बड़ा क्राइसिस है। शहर एक बड़े संकट से गुजर रहा है। दिस इज ए ग्रेट क्राइसिस ऑफ कल्चर। तो आपको समझना होगा, इस शहर को समझना होगा कि सिविलाइजेशन एक अलग चीज़ है, जहाँ लोग सभ्य दिखते हैं, सभ्यताएं हैं, लेकिन उनके पास संस्कार है कि नहीं। हम संस्कार का मतलब फिल्टर्ड, संस्कार का मतलब क्या होता है? प्योर होना, प्यूरिटी। हर्बर्ट अपनी कविता में कहते हैं कि वर्चुअस सोल, आदमी का जो हृदय है, आदमी की जो आत्मा है, उसमें पवित्रता है कि नहीं। बाकी सब है आपके पास, सारे लोगों के पास उतनी ही हड्डियां हैं जितना मेरे पास है, खून का रंग वैसा ही है और लगभग तरीके एक जैसे हैं, लेकिन आत्मा, सोल जिसको कहते हैं, वह कैसा है? तो वहाँ हर्बर्ट कहते हैं कि वो वर्चुअस सोल है। वो मोतीचूर का लड्डू है, जिधर से खाओ उधर से मीठा है। लेकिन हम तो किसी से मिलते हैं तो हमको कहीं कड़वा लगता है, कोई अहंकार से भरा हुआ है, कोई घृणा से भरा हुआ है, कोई अवसाद से भरा हुआ है, कोई किसी की लेग पुलिंग कर रहा है, कोई किसी गिरते हुए देखकर खुश हो रहा है। ये तहजीब नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। और मधुपुर को इन खतरों से बचना होगा और यहाँ के लोगों को, जो संवेदना से भरे लोग हैं, उनको इन चीज़ों से लोगों को बचाना होगा। सर, मधुपुर को मधुपुर नाम क्यों रखा गया सर? दो कारण बताते हैं लोग। एक कारण बताते हैं कि ये जो कस्बा नुमा गांव था,
ये जिसे मैं कहता हूँ 1 ग्राम। जी, मेरी 1 ग्राम मेरी किताब आई है और मैंने उस पर लिखा भी है। किताब का नाम क्या है सर? एक शहर मेरे आसपास। एक शहर मेरे आसपास। हाँ जी, एक शहर मेरे आसपास में मैंने लिखा आप लोग है। भी उस किताब को पढ़िए, और उस किताब में सर मधुपुर के बारे में पूरा लिखा गया है। हाँ, मधुपुर का एक इतिहास है जी, जिसका पहला भाग आया है, जिसमें मधुपुर के जन्म की कथा से लेकर जी, 1947 तक, जी, 1871 से 1947 तक का मैंने एक विवरण दिया है, जो विभिन्न चैप्टर्स में है। बुक का नाम सर? एक शहर मेरे आसपास। एक शहर मेरे आसपास। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए और ये जरूर खरीदिए और इसको पढ़िए। और ये सर कहाँ मिलेगा सर? यहाँ के स्थानीय बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध है और अमेजन पर भी उपलब्ध है। जी, और उस बुक को जो है आप पढ़िए। और मधुपुर को अगर बढ़िया से डीपली से जानना है तो वहाँ पे, और आपको जो है सर कब से बोले, कब से शुरू किया और कब तक खत्म किया? 1871 से जी, 1947 तक दिया हुआ उसमें सारे चीज मधुपुर। हाँ, मतलब उसमें मधुपुर किस तरह से डेवलप किया, कैसे मधुपुर अस्तित्व में आया। तो उसी में मधुपुर एक 1 ग्राम था जी, जो चारों तरफ से वन से घिरा हुआ था, और 3 नदियां मुख्य रूप से इसके आसपास हैं, और कई पहाड़ हैं, चाहे वो बुढ़ई पहाड़ हो, जालवे पहाड़ हो, बुची पहाड़ हो, या जो भी हो, बकुलिया झरना है। नैसर्गिक रूप से बहुत समृद्ध इलाका रहा ये। और ये जो डालमिया कूप से लेकर पत्थरों तक का जो ढलान था, उसे पत्थरों वैली कहते थे। उस समय ये पुल भी नहीं था, रेलवे पुल जो है 1871 के पहले। तो ये पत्थरों का ढलान है, ये जो पत्थरों की तरफ जाता था, है ना, तो पत्थरों वैली की तरफ जाता था, वो पत्थरों वैली कहलाता था। और बुढ़ई पहाड़, जिसका अपना एक सांस्कृतिक वैभव भी है, और भौगोलिक रूप से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था कभी, तो उसका लावा गिरा था जी, और इसको जो यहाँ विशेषज्ञ लोग आए थे उन्होंने भी जांच किया था। वो लावा गिरने से जो वहाँ अलग अलग गड्ढे बने हैं कभी लाखों वर्ष पहले, उसके अवशेष हैं वहाँ, जो गड्ढे बने हुए हैं। वो लावा होता है ज्वालामुखी, वो पहाड़ के बीच बीच में गड्ढे हैं। हाँ, तो वो लावा जो गिरा ना, वो पत्थर को पिघला दिया। अच्छा, ये रिसर्च कहता है। क्योंकि वहां पे हम भी गए थे, तो पूरे पहाड़ में सर गड्ढा गड्ढा नजर आता है। वही ज्वालामुखी के लावा का वो अंश है, जो लावा पिघल कर गिरा, कहीं से विस्फोट हुआ, और वो जो गिरा है तो उससे वो पत्थर पिघल गया है। और इसको रिसर्च में बताया गया, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कथा नहीं है। तो इस तरह से मधुपुर का अपना एक बहुत ही पुराना समृद्ध इतिहास भी रहा है। लेकिन मधुपुर का नामकरण के पीछे 2 कारण बताते हैं। जी, एक तो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक मधु नाम के ग्वाला रहते थे। जी, उनके पास बहुत पशुधन था, मतलब गाय, भैंस, बकरियाँ बहुत, मतलब वो उस गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति थे मधुपुर। पहले एक समय में जिनके पास ज़्यादा पशुधन होता था, वो गांव के सबसे समृद्ध लोग माने जाते थे। यानी 100 गाय होना, 100 भेड़ बकरियां और 100 भैंसें होना बड़ी बात होती थी। जिसको 1-2 गाय भैंस होना, तो वो इलाका पूरा जो है, वो उस ग्वाले का नाम था मधु यादव। उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ मधुपुर। ये वो एक गांव था, ये 1 ग्राम मैंने कहा, चारों तरफ से नदियों और पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एक गांव, जो एक आज साप्तक जैसा मॉडल कह सकते हैं आप। तो ये इस गांव का जो जिसको मालिक बोलते हैं, वो मधु यादव था, मधु ग्वाला था, ये एविडेंस आता है। एक और भी कहानी बताई जाती है कि ये चूंकि जंगलों से आच्छादित था, जंगल से भरा हुआ ये इलाका था, तो यहाँ पर मधुमक्खियों का बहुत छत्ता लगता था, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती थी। तो मधुमक्खियाँ इतनी अधिक होती थी और इससे हनी यानी मधु बहुत ज़्यादा लोग निकालते थे। तो ये वो इलाका कहलाया जहाँ मधु ज़्यादा होता है, तो मधुपुर कहाया। ये देखिए कि जैसे सुग्गा पहाड़ी, जहाँ सुग्गा ज़्यादा होता हो, है ना, जहाँ जहाँ करम का पेड़ ज़्यादा होता हो, इसी तरह से अलग अलग नाम है बहुत सारे, मैं अभी गिना दूंगा। तो बहुत सारे नाम हैं यहाँ जो पेड़ों के नाम पर है। जमुनिया टाण है ना, अब जामुन के नाम पर है, बेलपाड़ा। इस तरह से आप देखेंगे कि पेड़ों फलों के नाम पर गांव का नाम है, और वो आज भी पॉपुलर है।
जी अब ठीक से देखेंगे तो 100 गांव के नाम निकल आएंगे अभी आसपास में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ओर से दूसरा सवाल, जी। आज के युवा बहुत जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं सर, आप क्या सोचते हैं इसकी असली वजह क्या है सर? क्योंकि युवा जो हमारे नई जनरेशन के हैं, कुछ करने के लिए तो ठानते हैं, करना चाहते हैं, मगर बहुत जल्द जो है ना वो बैक हो जाते हैं। इस पे थोड़ा सा। बढ़िया सवाल है, और अभी आज के समय में ये चीज़ें देखी जा रही हैं जी कि हमारे यूथ जो है, युवा जो है, वो जिसको कहते हैं कि जल्दी ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या सरेंडर कर जाते हैं, या आप जिसे कह रहे हैं थक जाते हैं। थक जाते हैं सर। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। पहली बात तो मैं बहुत साफ कर दूं, उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, उनका एनर्जी लेवल जो है बहुत हाई है, लेकिन उनका मॉरल लेवल बहुत पुअर है। उनका जो मॉरल है या मोटिवेशन लेवल है वो बहुत नीचे है। लोगों ने दिमाग में इस कदर डाल दिया है कि कहीं कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी करोगे यही होगा। ये जो दिमाग में एक मानसिकता बना दी गई है कि सारे लोग गलत हैं, सारे लोग बेईमान हैं, सारे लोग गलत रास्ते पर हैं, ये दिमाग में बिठा दिया गया है और बहुत सारे चोर दरवाजे खोल दिए गए हैं। चोर दरवाजे बोले तो? चोर दरवाजे यानी जिसको कहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट। जब आप इस तरह से चलने लगते हैं तो आपके दिमाग में लगता है कि जो काम हम 15 मिनट में कर सकते हैं उसे कौन 2 घंटा देगा। और इसी वजह से जब 2 घंटे वाला काम अपने रियल स्वरूप में आता है कि 2 घंटा नहीं वह 4 घंटा समय लेगा, तो वो बंदा तो उसके कैपेबल ही नहीं होता। वो उसमें जिसको हम लोग कहते हैं खट नहीं सकता है वो, और इसके कारण वो अपने अंदर ही हीन भावना का शिकार होता है और वो कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, एक निगेटिविटी का जन्म होता है। तो मेरा ये मानना है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर वो मोटिवेशन उसके माता पिता कर सकते हैं, उसके टीचर कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स कर सकते हैं, समाज के बुजुर्ग लोग कर सकते हैं, मोहल्ले टोले के लोग कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है तो क्रिकेट देखते हो ना, अभी क्रिकेट देख रहे होगे और तिलक वर्मा की बैटिंग देख रहे होगे। जी सर। अगर आपने तिलक वर्मा की बैटिंग देखी होगी जिसके कारण आपने पटाखे छोड़े और खुशियां मनाई कुछ दिन पहले, ये एक पेशेंस की लड़ाई थी जहां हमारे बहुत सारे बैट्समैन विकेट उनका जा चुका था और भारत की स्थिति बहुत खराब थी। वैसी अवस्था में तिलक वर्मा ने एक स्टैंड ले लिया। कभी विराट कोहली लिया करते थे, कभी सचिन तेंदुलकर लिया करते थे। एक एक रन का संघर्ष, एक एक डॉट बॉल से लड़ाई और अंत में छक्के से, सिक्सर से जीत दिलाना, ये एक लंबा संघर्ष था उस पूरे बैटिंग का। आप तिलक वर्मा को तो देख रहे थे। आपका पेशेंस किस लेवल पर हो सकता है कि जो आदमी 10 मिनट में स्टेशन जाकर लौट सकता है, जरूरत पड़ने पर स्टेशन पर 10 घंटे वेट कर सकता है किसी के आने का। ये दोनों फॉर्मेट में आपको चलना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आजकल सिर्फ T20 का ज़माना है, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में टेस्ट मैच भी है, आपके लाइफ में 50 ओवर्स का भी मैच है, और आपके लाइफ में 2020 का भी समय है, और आने वाले समय में 10x10 का भी मैच होने वाला है। बल्कि 5 ओवर में आप टेस्ट कर लिए जाओगे। ये भी दौर आने वाला है, यानी विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में आपका व्यक्तित्व पता चलेगा, और फिर कभी कभी आपको घंटों बैठना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आप में पेशेंस कितना है। तो जिसमें धैर्य नहीं है, आजकल हम बहुत अधीर हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी मानसिकता हो गई है कि फटाफट आदमी बनो, फटाफट पैसे कमाओ, फटाफट एंजॉय करो। शॉर्टकट भी तरीके कमाने लगे हैं सर बहुत कोई। इससे क्या हुआ है कि हमारे पास जब संकट आता है ना, तब हम जब फटाफट से काम नहीं चलता है तो हम सरेंडर कर जाते हैं।
तब हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखी हैं चारी। धीरज यानी धैर्य यानी पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस को उन्होंने पहला शब्द कहा था। मैं तुलसीदास को मोटिवेटर मानता हूँ कि वो कहते हैं कि आपके पास अगर धैर्य नहीं है तो विपत्ति से आप टकरा नहीं सकोगे। धर्म नहीं है, धर्म यानी कि डिसिप्लिन, एक मॉरल डिसिप्लिन जो आपका है, आध्यात्मिक डिसिप्लिन, वो नहीं है। मित्र नहीं है आपके जो शुभचिंतक, और नारी जो कि आदि शक्ति है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, या प्रेयसी के रूप में हो। मुझे नहीं पता कि वो राधा के रूप में है या कौशल्या के रूप में है, बट वो है क्योंकि वो मूल शक्ति है। जो ये चारों में से आपके पास कोई नहीं है और जो जिसके पास ये चारों है, तो भाई फर्क तो नजर आएगा। कोई तेंदुलकर ऐसे नहीं बनता है, कोई गावस्कर ऐसे नहीं बनता है, कोई पेले या शेक्सपियर या कालिदास या मिल्टन ऐसे नहीं बनता है। उसके पीछे ये चार चीजें रही हैं, और इन चारों चीजों में से एक भी चीज कमी होती है तो खटकने लगती है बात। तो हमारे पास पेशेंस ही नहीं है। हम अभी बैठकर बातें कर रहे हैं, हमें बातें कहने का पेशेंस नहीं है, आपको बात सुनने का पेशेंस नहीं है, किसी चीज का पेशेंस ही नहीं है। वी लॉस्ट पेशेंस, हमने धैर्य खो दिया है, और जिसने धैर्य खो दिया वह युद्ध में स्थिर नहीं हो सकता, वह युधिष्ठिर नहीं हो सकता। युधिष्ठिर वो होता है जो युद्ध में स्थिर हो, यानी कि आंधियां आ रही हैं, आंधियां जा रही हो, बीच में खड़ा है। बाकी उसके एलिमेंट्स अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं, हाँ हनुमान जी भी पताके में हैं, सब अपनी अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में स्थिर कौन है? युधिष्ठिर। इसलिए वो बड़ा भाई भी है। युद्ध का जो इंट्यूशन फैक्टर है वो युधिष्ठिर है। धीरज, हमने धीरज को खो दिया है। तो नई पीढ़ी का, नई जनरेशन का, युवाओं को सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी उतावले ना हो, और एक साथ मैंने बार बार कहा है कि वन वे या टू वे लाइन नहीं चलेगा, हम मल्टी लाइन पर काम करेंगे। एक्सप्रेस वे बनाओ अपने को, जिसमें 6 और 8 गाड़ियां एक तरफ से जा रही हैं और 7-8 गाड़ियां एक तरफ से आ रही हैं। आपके पास मल्टीपल पर्सनैलिटी होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी से नहीं चलेगा। आपको ही जूते के फीते भी बांधने हैं, और आपको ही आकाश में हेलीकॉप्टर भी उड़ाना है, आपको ही समुद्र के नीचे भी जाना है, आपको ही कलम चलानी है, और आपको ही बंदूक भी चलानी है, आपको ही प्यार करना है, और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करना है। इतनी सारी चीजों से आपको लैस होना पड़ेगा। सहस्त्र बाहु, हमारे यहाँ बहुत बड़ा योद्धा हुए सहस्त्र बाहु, उनको सहस्त्र बाहु था। जितनी ताकत रहेगी आपके अंदर वो सब एक एक करके निकलेगा। आपके तर्कस में कितने बाण हैं? एक बाण से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, और राम बाण सबसे आखिरी में चलता है। सब हर समय राम बाण नहीं चलाते हैं, नहीं, लास्ट में वो राम बाण जब चल गया तो चल गया, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। लेकिन आपके पास तर्कस में कितने तरह के बाण हैं। एक बार में आप हार जाते हैं, एक बार में आप सरेंडर कर जाते हैं। तो हेमिंगवे ने, जिसने एक किताब लिखी द ओल्ड मैन एंड द सी, समुद्र और बूढ़ा आदमी, जो 32 से 35 पन्नों की किताब है, कभी पढ़िए मनु जी, उसको नोबेल प्राइज मिला था। उसमें एक बूढ़ा मछेरा है जो समुद्र में जाकर मछली मारता है, अमेरिका के समुद्री तटों पर, और 85 दिन तक उसे कोई मछली नहीं मिलती। वो फिर भी जाता है, भूखा है ये, उसे कोई समाज का लोग इज्जत नहीं करता है। एक बूढ़ा मछेरा की इज्जत कौन करेगा सर। लेकिन वो बूढ़ा मछेरा अपना धैर्य नहीं खोता है, और 85वें दिन जब समुद्र के एकदम एक्सट्रीम, जहाँ पर समुद्र बलखा रहा है, वहाँ पर पहुँच गया अपनी छोटी कश्ती लेकर, तब उसे एक मछली मिलती है 85 दिन के बाद, और उस मछली को लेकर वह लौट रहा है, बहुत खुश है कि आज इसे पकाकर खाऊंगा। लेकिन शार्क ने हमला कर दिया, शार्क मछली ने जी, और शार्क ने उस पर ऐसा हमला किया कि पहले उसकी मछली को खा लिया, फिर उसके नाव को तोड़ दिया, फिर उसकी बाहों को जख्म से भर दिया, वो लहूलुहान हो गया, नाव टूट गया,
और वो धीरे धीरे उसका खून इतना बहा कि खून बहने के बाद वह एक जो टूटा हुआ कश्ती था, उस कश्ती पर वो किसी तरह लटक कर धीरे धीरे बेहोश होते होते किनारे पर लग गया। लेकिन वो लगते लगते जब वो बेहोश हो रहा था, ये कहानी नोबेल प्राइज़ लेने की कहानी यही है कि वो जब बेहोश हो रहा था सैंटियागो, इतना बूढ़ा आदमी, संघर्ष करता हुआ आदमी, शार्क से, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, समुद्र का शार्क जो है वो जंगल का शेर होता है, वो समुद्र का शेर है, वह उससे लड़ाई लड़ते लड़ते ये आदमी बेहोश हो रहा है, सारा रक्त उसका निकल गया है, मछली भी चली गई, नाव भी टूट गया। बट उसमें लिखता क्या है लेखक, ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट लॉयंस। वह बेहोश होते होते भी शेरों के सपने देख रहा था। वो बेहोश हो रहा है, समुद्र के किनारे धीरे धीरे वो लग रहा है, लेकिन उसके स्वप्न में क्या आ रहा है कि बहुत सारे शेर उसके अंदर चल रहे हैं, यानी वो हारा नहीं है, अभी भी वो उठेगा। ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट लॉयंस, वह शेरों के सपने देख रहा था। और अंत में लिखते हैं, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। आदमी बर्बाद तो हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। वाह सर, वाह। ये इसी लाइन ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। तो एक 85 वर्ष का बूढ़ा इतना हौसला रखता है। आपको मोटिवेट करना पड़ेगा युवाओं को कि सैंटियागो को पढ़ो, पढ़ो सुभद्रा कुमारी चौहान को कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ो इनको। जब तक आप इन चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, जब तक अपने स्वर्णिम इतिहास को नहीं जानोगे, मनुष्य कैसे विकास करता है, किन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता है, तब तक आप, जिस अमेरिका ने युद्धों का जखीरा खड़ा कर दिया है, जब उसने वियतनाम को युद्ध में झोंका था, तो वियतनाम में जहाँ जहाँ बम गिरे अमेरिका के, वहाँ इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया कि तालाब बन गया, और तालाब जितना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया वियतनाम में। वो वियतनामियों ने क्या किया, वहाँ पानी छोड़ दिया और उसमें मछलियाँ तैरा दी। जहाँ विध्वंस हुआ, जहाँ गड्ढे बने बम से, वहाँ पानी डाल दिया, उसमें मछलियाँ तैरा दी, विध्वंस में सृजन का निर्माण कर दिया। अमेरिका पागल हो गया वियतनामीज को देखकर। और तब वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे हो ची मिन्ह, उन्होंने कहा क्रांति दूध है सिंघनी का, क्रांति दूध है सिंघनी का। सिंघनी का दूध सब नहीं पी सकता है। और शेर शावक ही, उसकी दूसरी पंक्ति है कि शेर शावक ही पचा पाते हैं उसे, कोई दूसरे का बच्चा, शेरनी का दूध सिर्फ शेर का बच्चा ही पचा सकेगा, वो कोई दूसरा का बच्चा नहीं पचा सकेगा। क्रांति वो चीज़ है, रिवॉल्यूशन वो चीज़ है। तो आपके अंदर अगर रिवॉल्यूशन आएगी चीज़ें, तो आपको वो स्टारडम लाना पड़ेगा, वो आप भीतर से लाते हैं। विवेकानंद को पढ़िए, तमाम दुनिया के जो विचारक हैं जिन्होंने दुनिया को बदला है, जो रूसों को, जिन्होंने क्रांति की अलग स्वतंत्रता की अलग परिभाषा दी, अरस्तु को, तमाम लोगों को, अब्राहम लिंकन को, महात्मा गांधी को, ये तमाम लोगों को, बुद्ध को, तमाम लोगों को पढ़िए, जानिए कि रोशनी क्या है, लाइट क्या है। अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यो माँ अमृत गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये मेरा, हम लोगों का थीम है। हमें अपने बच्चों तक ये बातें उसके अर्थ में ले जाना पड़ेगा, सिर्फ रटने से नहीं होगा, फिलॉसफी को रटने से नहीं चलेगा। यू शुड एक्ट। चाइनीज दार्शनिक ताओ ने कहा कि कुदाल चलाओ तो कुदाल हो जाओ, कुदाल चलाते चलाते आप खुद कुदाल हो जाओ। इतना अपने नाउन को, यानी आप जो नाम है आपका मनु जी, मनु नाम है आपका, और आप कर्म क्या कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, और कुदाल चलाते चलाते आप क्रिया में बदल जाते हैं। यानी कि नाउन जो है एडजेक्टिव होते होते वर्ब में बदल जाता है। और वर्ब भी कैसा, फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यानी आपको कुछ होश नहीं है आपके घड़ी में क्या समय हुआ है, आप भूखे हैं कि प्यासे हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, सब खत्म हो गया है, आप कुदाल हो गए हैं। इसी को गीता में कर्मा जिसको कहते हैं, आप कर्म में इतने तल्लीन हो जाते हैं, बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अर्जुन को कहा
कौन है दादाजी और कौन है ताऊ? युद्ध है, तुम्हारा दुश्मन है, मारो। कोई नहीं है ये जो भीष्म पितामह है, ये जो द्रोणाचार्य हैं, ये जो कृपाचार्य हैं, ये अब कोई नहीं है। युद्ध की भूमि में कोई कुछ नहीं होता है, यह समर भूमि है, यह युद्ध है और युद्ध में कोई किसी का नहीं होता है। युद्ध करो, मोह को त्याग दो। तो ये जो आदमी के अंदर जब ये चीजें आती हैं तब अर्जुन बाण उठाते हैं। ये ठीक है कि पहला बाण जाकर गुरु के पांव पे गिरता है और गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो समुद्र की तरह, प्रवाह की तरफ बाण चलता है। तो ये जो आपके अंदर मोटिवेशन की जरूरत है, हमारे युवाओं में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना अकेलापन है, रेट ऑफ सुसाइड इतना बढ़ रहा है हमारे युवाओं में। जी सर, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ एलिनिएशन बढ़ रहा है। एलिनिएशन में अकेलापन, हर कोई एक दूसरे से अकेला फील कर रहा है। ये है, और इनके बगल वाले के साथ इनका कोई भीतरी तालमेल नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर उसका शर्ट भीग गया है तो ये बंदा अपना शर्ट खोलने में 1 सेकंड नहीं लगाता था, नहीं पहले तुम पहन लो, इसको सूखने दो। लेकिन आज लगता है अच्छा ही वो भीग गया, ये सर्दी में जाएगा, हमको क्या है, हम तो ठीक है। बिल्कुल सर। उसका घर जला तो पहले हम अपना घर देखते हैं, अरे मेरा घर तो ठीक है, उसका घर जला, वो मेरा घर नहीं था। इसका दर्द हमने धीरे धीरे हमारे अंदर कम होने लगा है कि अरे उसका घर भी तो मेरा ही घर था, उसकी पीड़ा भी मेरी पीड़ा है, उसका कष्ट भी मेरा कष्ट है। जब हम इस तरह से अपने को इम्प्रूव करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो ये थकावट है ना, जब आप करने लगते हैं ना, ज़्यादा किसी के लिए करने लगिएगा तो आपके अंदर एनर्जी भरने लगेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी। कोई नहीं करे प्रशंसा, आपके अंदर एक सुख मिलेगा। कि मैंने चलती हुई ट्रेन में जब एक आदमी पानी मांग रहा था प्लेटफॉर्म पर और वो पानी देने के लिए उतर नहीं पाया और गाड़ी खुलने लगी, मैंने दौड़कर उसका बोतल लिया, पानी हैंडपंप से चला के दौड़ते हुए उसको दे दिया, वो चला गया। वो कोई अजनबी था, हमको नहीं पता, लेकिन लौटते हुए हम प्लेटफॉर्म से एक सुख मिल रहा था कि चलो मैंने उस आदमी को पानी तो पिला दिया। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि बगल वाले के यहाँ कार आए तो अपने यहाँ दीप जलाओ। आपके यहाँ साइकिल है या मोटरसाइकिल है, लेकिन जब दूसरे के यहाँ, बगल वाले के यहाँ कार आ जाए तो पहले सबसे घर में बोलोगे मिठाई बांटो यार। अरे उसके घर में आया है तो आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं? जी, आप घर में दिया क्यों जला रहे हैं? वो ना जलाएगा, वो तो जलाएगा ही। आप सोचिए 365 दिन में 364 दिन वो आपको कार छूने नहीं देगा पड़ोसी, बल्कि वो जलाएगा आपको। लेकिन 365वां दिन ऐसा हो सकता है जिस रात आपके घर में आपकी माँ की तबीयत खराब हो, पत्नी को प्रसव पीड़ा हो, या बहन को तकलीफ हो, या भाई को हो, आप उसके दरवाजे पर जाइएगा और बोलिएगा आज हमको थोड़ा डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए तुम थोड़ा मदद करो। तो वो आदमी आपको कार की चाबी देगा या बोलेगा चलो मैं खुद चलता हूँ। उस एक दिन के लिए साल के आज दिया जलाओ, उस एक दिन के लिए तुम मिठाई बांटो कि कभी किसी दिन वो जो दुश्मन जैसा लग रहा है, जिससे मैं ईर्ष्या करता हूँ, वो मुझसे ईर्ष्या करता है, वो एक दिन बंदा जरूर मेरी मदद करेगा और एक दिन मैं भी उसकी मदद करूँगा। जिस दिन उसको सबसे वो घर में नहीं होगा और उसकी माँ को दवा की जरूरत होगी, मैं जाऊँगा और उसकी दवा लाऊंगा। ये मोटिवेशन आज समाज में कम हो रहे हैं। इसकी जरूरत है युवाओं को भरोसा दिलाना कि नहीं यार, तुम जो है वो क्या क्रिकेटर था, क्या वर्मा बताया नाम, तिलक वर्मा जैसे बन सकते हो। तुम तिलक वर्मा हो, तुम जो मैरी कॉम हो, मैरी कॉम की तरह बॉक्सर हो, जो बच्चे बच्चियां रहते हुए बॉक्सिंग करते हुए रिंग में भारत के लिए मेडल लाती है। तुम स्मृति मंधाना हो, तुम वो सब हो जो तुम में कैपेसिटी इतनी है। मैं तो कहता हूं कि मेरे पास एक युवा को लाओ जो थका हुआ है और मैं 5 मिनट में अगर उसे फुटबॉल ग्राउंड में 25 चक्कर न लगवा लूं तो आप मान लीजिएगा कि उत्तम पीयूष मोटिवेटर नहीं है। जस्ट 5 मिनट्स, और उसका ब्लड प्रेशर नाप लीजिए 5 मिनट पहले, और जब मैं 5 मिनट बात करूं उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर नाप लें, पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हुआ है। रक्त का संचार होना शुरू हो जाएगा, और जिसके अंदर रक्त का संचार नहीं हुआ उसके अंदर रक्त ही नहीं है, वो रक्तहीन है,
वो जितना भी कह दे कि मैं ये हूं मैं वो हूं, वो कुछ नहीं है। क्योंकि जब शान पे चढ़ता है ना तलवार, तो वो उसकी चमक कुछ अलग होती है। मयान में पड़े हुए तलवार की कोई कीमत नहीं है। मयान में रखी हुई तलवार इतिहास में रखी हुई स्मृतियां हैं, वो जब निकलती है ना तो चमचमाती हुई और इतिहास बदलती है। तो आपके हाथ में जब तक शान पे चढ़ा हुआ तलवार नहीं होगा, चुनौतियां नहीं होंगी, तो आपकी कैपेसिटी का पता कैसे चलेगा? जो लड़का मधुपुर के गांधी चौक पर यूं ही घूम रहा है, उसी लड़के को आप जब देखिएगा कि कल को वो वर्दी में एक अनुशासन में युद्ध के मोर्चे पर चला गया है, तो वो वही लड़का, मधुपुर का लड़का नीरज के तरह देश का स्वाभिमान बनेगा और देश की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर जाए। जिस लड़के को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अरे ये तो यहीं पे घूमते रहता है, अरे उसको आप अवसर तो दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने दो बड़े ऐसे लिखे, उसको पढ़ना चाहिए। ए कॉल टू यूथ एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। यूथ को पहले अवसर दो, अवसर दीजिए, उनको चैलेंज दो, पंच करो भाई। मैं एक मुक्का तुम्हें मारता हूं, तुम बदले में रिएक्ट कैसे नहीं करोगे? तुम मुझे 2 मुक्के मारने लगोगे, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? एक फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, बहुत पॉपुलर फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? भाई गुस्सा नहीं है, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है भाई? रिएक्ट क्यों नहीं करते हो? पंच क्यों नहीं करते हो? पंच करना सीखो। अगर कोई हमला करे तो कम से कम सुरक्षा के लिए ही सही पहला हाथ यूं उठना चाहिए, और मौका लगे तो वो 10 मुक्का मारेगा, एक तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, चुप नहीं रहूंगा। ये रिएक्शन नहीं है आपके अंदर, तो आप प्रतिवाद नहीं कर सकते, समस्या से लड़ नहीं सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता वो इतिहास गढ़ भी नहीं सकता। इसीलिए हमें बच्चों को, युवाओं को इस लेवल पे ले जाना पड़ेगा जिससे कि वो आपकी भूमिका चाणक्य की है और युवाओं की भूमिका चंद्रगुप्त की है। चंद्रगुप्त को पैदा करने वाले चाणक्यों की जरूरत ज्यादा है आज, न कि चंद्रगुप्तों की। चंद्रगुप्त तो पैदा हो जाएंगे, चाणक्य कहाँ है? मैं तो पूछता हूं कि शहर को चाणक्य की जरूरत है, चंद्रगुप्तों की तो बाद में देखेंगे हम। इसीलिए हम इस मोड़ पर फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी जवाबदेही है कि हम कैसा लैंडमार्क तैयार करते हैं, कैसा रास्ता तैयार करते हैं जहां बच्चों को भरोसा हो सके कि नहीं नहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं, वैसे लोग हैं जो समझौते नहीं करते, जिनको आंखें नहीं दिखाई जा सकती, और जो इतिहास बदलने के लिए तत्पर है। ये तो सर युवाओं के लिए ज़बरदस्त आप मोटिवेट किए, और कहीं ना कहीं ये युवा हमारे जो अभी नए जनरेशन के हैं, कहीं ना कहीं वो जल्दी थक जाते हैं, तो उनको ये जो शब्द है, ये जादुई शब्द है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक आग की गोला बनेगा, और सचमुच में वो अगर चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि सर कंटिन्यू कोई भी काम को अगर आप लगातार नहीं करते हैं, बीच में आप छोड़ देते हैं फिर करते हैं, तो फिर एक कहावत है सर कि जितना दूर तक रास्ते दिखता उतना दूर तक हम लोग को चलना चाहिए। और क्या पता फिर हम आगे जाएंगे तब ना मुझे आगे की रास्ता दिखेगा। तो क्या होता है ना सर, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं सर कि वो जो हमारे युवा है वो करने से पहले उनको बोल देते हैं कि ये वाला काम तुमसे नहीं होगा। ये बहुत तो मेरे कहने का मतलब है सर कि ऐसे लोगों को अपने माध्यम से, या मेरा भाई हो या फिर कोई भी हो, या युवा साथी हो या हमारे स्टूडेंट हो, सर ये जो नेगेटिव हम कैसे बोल देंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए सर? ये असल में भरोसे का प्रश्न है कि आपको उस पर भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि चाणक्य की जरूरत है। जब चाणक्य ने एम्पायर से कहा, राजा से कहा कि ये जो मतलब शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता होता है, और जब शिक्षक की भूमिका होती है ना, वो इतिहास बदलने वाले को सामने खड़ा कर देता है। तो आपकी हमारी भूमिका है कि हम नए इतिहास के सृजनहारों को सामने रखें, वह मोर्चा लेंगे। आप और हम ये काम तो कर सकते हैं ना जी। विश्वामित्र ने बिल्कुल समय पर राम को चार्ज कर दिया। विश्वामित्र जानते थे कि रावण की जो सेना है उससे अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा।
सुबाहु से, ताड़का से, खरदूषण से राम को पहला साक्षात्कार किसने कराया? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने ही उन्हें शस्त्र की शिक्षा दी और विश्वामित्र ने ही बताया राम को कि देखो अयोध्या के बाहर एक जो जंगल की दुनिया है उसमें जो ये जो पशु हैं, जो राक्षस हैं, जिन्होंने यज्ञ वेदियों पर जो है रक्त बहाया करके ऋषि मुनियों की के जो यज्ञशालाओं को भ्रष्ट कर दिया है और तमाम तरह के तामसिक काम कर रहे हैं, ये इन्होंने जो अनाचार फैलाया है, इससे युद्ध कौन लड़ेगा? और तब राम के अंदर का जो पौरुष है वह जगता है और जितने दिव्यास्त्र विश्वामित्र ने दिए उनका प्रयोग उन्होंने किया, ताड़का पर, सुबाहु पर, मारीच पर, खरदूषण पर। बाद में वो लंका जाते हैं, लेकिन ये यात्रा उनकी बाली तक आती है। बाली को भी उन्होंने मारा। ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं ये उस गुरु को प्रणाम है जिस गुरु ने उन्हें सिखाया। विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने उन्हें ज्ञान दिया एजुकेशन का, तो विश्वामित्र ने उन्हें शस्त्र की शिक्षा दी और वशिष्ठ ने उन्हें ज्ञान दिया शास्त्र का। तो राम में शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्यमान है। ऐसे ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है श्री राम, उनके अंदर जो वो तमाम चीज़ें आई हैं वो उनके गुरुओं की देन है। वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमें देखना चाहिए पृष्ठभूमि में जाकर कि किसी भी महानायक, किसी भी हीरो या किसी भी महानायिका के पीछे कौन सी शक्तियाँ थी, वो कैसे काम कर रही थी। इसलिए जितने लोग हैं उन्होंने अपने आत्मकथा में या आत्म स्वीकारोक्ति में बताया है कि मेरे पीछे मेरी माँ थी, मेरे पिता थे या मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे इस तरह मोटिवेट किया और आज मैं यहाँ हूँ। वो याद करते हैं कि कैसे कैसे, और वो बहुत ही साधारण स्थितियों में वो चीज़ें आपके पास आ जाती है, लेकिन वो पात्रता भी होनी चाहिए। क्योंकि द्रोणाचार्य ने सबको शस्त्र विद्या दिया लेकिन सभी अर्जुन नहीं हो सके। पात्रता भी होनी चाहिए। आरुणि हो सकते हो, नचिकेता हो सकते हो, तो दधीची अस्थिदान भी करते हैं, वृत्रासुर मारा भी जाता है। तो आप में वो नचिकेता की तरह, आरुणि की तरह वह निष्ठा भी होनी चाहिए और दधीची में वो त्याग भी होना चाहिए जो अपना वक्त पड़ने पर अस्थियों का दान कर दे। शिक्षक वह जो अपने मूल्यों के लिए सर्वस्व त्याग कर दे। वह भोग का जो है वो एक एडवर्टीजमेंट नहीं है, वह तो दान का प्रतीक है। वह ज्ञान दान कर रहा है और ज्ञान सबके पास है भी नहीं, एम्पावर्ड नहीं है लोग। तो आप किसी को डोज ही नहीं दे पा रहे हैं ज्ञान का और आप सोच रहे हैं कि बूस्टर डोज से काम चला लेंगे। ज्ञान जो है ना वो सबकी हथेलियों पर नहीं आ सकता है, जला देगा। ज्ञान इतना पावरफुल है, आप ज्ञान को यूं लेके नहीं चल सकते हैं। आग को आप हथेली पर सब लोग नहीं रख सकते हैं। ज्ञान आग है। वो घनानंद कहते हैं कि तलवार के धार पे धावनो है, यानी तलवार की धार पे चलने की तरह है। ज्ञान ऐसे नहीं होती है। ज्ञान में समझौते नहीं है, ज्ञान बिकाऊ नहीं है, ज्ञान कमाऊ नहीं है, ज्ञान लुटाऊ है। ज्ञान का जो चलता है ना घोड़ा, तो उसके सामने सारी चीजें हट जाती हैं। राजा, मंत्री, दरबार, ऐशो आराम, वाग विलास सब हट जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का रथ चल रहा है। और ज्ञान का रथ, जैसे मैंने कहा, सो सिकंदर ने कहा, इल्मो फन का जाम पी रहा हूँ, इल्मो फन का जाम मधुपुर में। वो इल्मो फन का जाम है, वो अमृत है। तो इसीलिए हमारे युवाओं को मोटिवेट करना सबसे बड़ा दायित्व इस समाज का है, जिस समाज में वो पैदा हुए हैं, जिसमें वो बढ़ रहे हैं। और जो लोग उनको संरक्षित कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए भेज दिया कि स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस दे दिया, कपड़े सिलवा दिए। अरे उसके भीतर जो अंधकार है, उसके भीतर जो छटपटी है, जो उसके अंदर जो बेचैनी है, उसको समझो। वो लड़का कमरा में बंद करके अपने को अकेला कर लेता है और सोचता है कि वो निकाल लिया, वो उसने क्रैक कर लिया, मैं तो ऐसा ही रह गया और कोई मुझे अप्रिसिएट भी नहीं करता है, जबकि मैं इस 10 दिन से बहुत पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए लोगों के मन में बैठा हुआ है, ये तो नहीं पढ़ता, ये तो निकम्मा है।
कभी अप्रिसिएट ही नहीं करता है। मान लीजिए 10 विषय है, कम से कम 2 विषय में तो वो बढ़िया है, बिल्कुल, उसका हैंड राइटिंग तो बढ़िया है, हो सकता है वो बोलता भी बहुत अच्छा हो, किसी एक गुण की भी तारीफ तो कीजिए आप। सही बात। कोई तारीफ ही नहीं करता है, लगता है प्रशंसा करने वालों को बांझ हो गए हैं वो। तो भाई नई पीढ़ी को इंकरेज करो, उसको उत्साह दो, कभी तो उसके कंधे पर हाथ रख के बोलो वेल डन, जी सर, बढ़िया किया, ये कहो, देखो वो आपके लिए जान दे देगा। वो शिक्षक उसके लिए अभी भी देवता की तरह होते हैं, एक विद्यार्थी की तरह। तो उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो आप खाली हैं, आपकी आत्मा खाली है, आपके यहाँ रोशनी नहीं है। आपके पास रोशनी नहीं है तो आप दूसरों को रोशनी बांटिएगा क्या? इसीलिए ये सारा संकट चाणक्यों का है, चंद्रगुप्तों का नहीं है। नहीं है सर। धन्यवाद सर। एक और सवाल है सर आपसे, जैसे कि कुछ अभी थोड़ा देर पहले सर शब्द आया कि कुछ युवा लोग जो है कि बंद कमरे में जो है अपने आप को सोचते हैं, उसी से रिलेटेड सवाल है सर। आज के समय में जितने युवा हैं और जो हमारे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो क्या करते हैं ना कि सर ये फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो हद से ज़्यादा, यानी इसके बिना खाना पीना चैन नहीं है सर, मतलब वो बेचैन रहते हैं। तो सर अभी के समय में और वो क्या करते हैं ना कि ज़्यादातर समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग वो लगे हुए रहते हैं सर। कोई उनके घर पे अगर नाना नानी फूआ जीजा कोई भी जाए तो वो क्या करते हैं कि अपना कोना पकड़े हुए रहते हैं, खाली हाय हेलो किए और बस कोना पकड़ लेते हैं सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि धीरे धीरे ये सर जकड़ता जा रहा है। जो कि हम लोग ट्रेन में चलते थे सर, सफ़र करते थे सर, तो लोग एक दूसरे से बात करते थे सर, दुख सुख सुनाते थे सर। और आज के समय में सर आप खुद ट्रेन में सफ़र करते हैं सर, वहाँ पे भी देखते होंगे सर, लोग लगे हुए हैं, बगल में रो रहे हैं, मगर जो है कि वो upना फ़ोन में लगे हुए सर। इसलिए हम फ़ोन का सर, हाँ, मोबाइल के आने के बाद आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव आया है जी। कुछ लोग इसे क्रांति भी कहते हैं और कुछ लोग इसे परिवर्तन के तौर पर देखते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से इसने ले लिया है। हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया है। और ये जब हम जैसे बड़ों की स्थिति ये है तो वो तो युवा हैं और अभी युवा हो रहे हैं, उनके सामने एक ऐसा जादू का पिटारा आ गया है जो उनके हाथ में है और उसमें सब कुछ है, तो एक आकर्षण तो होगा ही। और ये समय उसके आकर्षण या आप कहिए सम्मोहन का है। ये सम्मोहन के दौर से गुजर रहे हैं अभी, ये कुछ दिन और चलेगा। मुझे लगता है कि आने वाला एक दो पीढ़ियां हैं अभी इससे मुक्त नहीं हो पाएगी और बहुत हद तक इसके गिरफ्त में एक पूरी दुनिया है। क्योंकि जब इंटरनेट की दुनिया आई ना, इंटरनेट की दुनिया के आते ही तहलका मच गया और अब तो एआई का ज़माना है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इसकी आवश्यकता और बढ़ गई। आप सिस्टम में चले आए हैं, आप कभी कभी खुद ही एक सिस्टम बन गए हैं जी। लेकिन रही बात इसके दुरुपयोग की, मिस हैंडलिंग की, तो ये बात तो सही है कि विज्ञान का दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो आप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ये गैजेट जो है, मोबाइल एक गैजेट है, एक मशीन है और मशीन का आप अगर दुरुपयोग करते हैं तो आप धीरे धीरे पतन की तरफ जाते हैं। आप धीरे धीरे आपके अंदर अकेलापन बढ़ेगा। अकेलापन के साथ साथ आप खीज से भर जाएंगे क्योंकि इसमें एक चमकदार दुनिया है, एक ग्लैमरस दुनिया है जो शायद आपके पास नहीं है या जो सबके पास नहीं है, और उसे हासिल करने के लिए कम से कम आप जीवन में नहीं कर पा रहे हैं तो स्वप्नों में करना चाहते हैं। और आप इसको हासिल करने के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं वो फॉल्स होता है, वो असली लड़ाई नहीं है। इसे हम फॉल्स बॉक्सिंग, शैडो बॉक्सिंग कहते हैं। शैडो बॉक्सिंग मतलब छाया को देख के मुक्का चलाना। मेरी मोटरसाइकिल जो है वो है तो साधारण, लेकिन हम उसे चलाते हैं ऐसे जैसे धोनी का मोटरसाइकिल हो, है ना। उसे लगता है करोड़ों की मोटरसाइकिल पर हम
है ना 100-200 के रफ्तार से निकल रहे हैं, रेसर मोटरसाइकिल की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता को ज़्यादा करके आंक रहे हैं और हमारी क्षमता उससे भी कम है। तो एक क्लैश जन्म ले रहा है सभी जगह। हम रोमांस कर रहे हैं तो उसकी तरह से करना चाहते हैं, हम ड्रेस पहनना चाह रहे हैं तो उसकी तरह पहनना, बोलना चाह रहे हैं तो उसी तरह बोलना चाह रहे हैं। एटीट्यूड में परिवर्तन आना, ये खतरा इसलिए है क्योंकि हम रियलिटी से कट रहे हैं। वास्तविकता जो है हमारी वो कुछ और है, और ये जो स्वप्निल दुनिया है, ड्रीम की दुनिया है, इसके साथ हमारा जब इंटरेक्शन होता है तो हम संकट में आ जाते हैं। लेकिन चूंकि जैसे नशा होता है तो नशा करके हम थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाते हैं। तो मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी दुनिया है जहां जाकर हम अपने को थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। जी सर। और इस भुलाने के चक्कर में हम अपनी वास्तविक जो दायित्व है, वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी खत्म करने लगते हैं। और धीरे धीरे हम एक आइसोलेटेड, एक अकेला, थका हुआ, बीमार व्यक्ति के रूप में बढ़ने लगते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे पास नहीं है, उसके पास एप्पल है, मेरे पास साधारण फ़ोन है। और इस तरह की दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगती है कि तुम्हें तैयारी करनी थी इसकी, तो मैं क्या तैयार, मेरे पास साधन नहीं है। तब आप उन लोगों को उसके बारे में सोचिए जिन्होंने सिविल सर्विसेज उस परिस्थिति में निकाला जिनके घर में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उन्होंने लैंप में अपने कोर्स को तैयारी किया और नहीं जा सके बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, तो अपने गांव में या मंझोले किस्म के शहरों में रहकर किसी तरह पढ़ाई किए। 3 शर्ट और 3 पैंट, एक पैंट हमेशा सूखता रहता था अलगनी पर, भीगा रहता था। एक पैंट शर्ट पहनते थे और एक पैंट रखते थे। ये हालत में भी उन्होंने IAS निकाला। तो आप उनसे क्यों नहीं सीख रहे हैं? मोबाइल के आने से मैं कभी नहीं मानता कि मोबाइल की भूमिका जो है वो खलनायक की है। मोबाइल हीरो है आज के समय में, क्योंकि उसके पास लाख काम है, वो बहुत लोडेड है। अगर सच कहिए तो इस वक्त एक बड़ा रोबोट की तरह काम करता है। वो हमारा बहुत सारा काम वो खुद कर देता है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। टिकट वो कटाता है, कन्फर्म वही कराता है, लोगों से बातें वही कराता है, वीडियो वही दिखा देता है ना, बहुत सारी चीज़ें, मौसम की जानकारी वही दे देता है। इंडेक्स, सेंसेक्स गिरा या उतरा, सब न्यूज़ हम उसमें देख लेते हैं, अखबारों को हम वहाँ पढ़ लेते हैं, है ना, पेपर में हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहीं कर लेते हैं। सिनेमा भी देख लेते हैं, मैच भी देख लेते हैं, यानी सब कुछ हम कर सकते हैं। पैसे, बैंक, वॉलेट, तमाम चीज़ें। एक मोबाइल को इतना हम काम दे चुके हैं, इसके बावजूद वो हमें इंटरटेन कर रहा है, लेकिन हम इसको मिसयूज कर रहे हैं, मिसहैंडल कर रहे हैं। तो ये गलत बात है और इससे बचना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि हर एनर्जी को कैपेसिटी नहीं है आप में रखने की, तो आप उससे दूर हो जाइए या उससे समय समय पर डिस्टेंस बनाइए। जैसे काम के वक्त में मोबाइल को रख दीजिए, और जब आप काम से फ्री हो गए तो आप मोबाइल देखिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। सिनेमा, जब बच्चे रिजल्ट लेके आते थे फर्स्ट डिवीज़न, उस समय फर्स्ट डिवीज़न बहुत होता था, तो गांव घर में हर कोई मिठाई खिलाता था उसको। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो सिनेमा जाता था तो कोई नहीं बोलता था, अरे बढ़िया रिजल्ट कर ले, जो सिनेमा जाओ। लेकिन जो लड़का कभी पास नहीं किया या कभी सिंसियर नहीं रहा, वो दिन भर सिनेमा देखेगा तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, यानी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप मोबाइल के प्रति या तमाम जो गजेट्स आ रहे हैं, सुख सुविधाएं जो आ रही हैं, उसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल कितना है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके साथ। अगर आप उसको मनोरंजन का साधन सिर्फ मान रहे हैं तो वो आपको कार्टून बना के छोड़ देगा। बिल्कुल। और अगर आप उसे सही इस्तेमाल करेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, ज्ञान की बातें लेंगे, शोध की बातें करेंगे, नई नई भाषा सीख सकते हैं, नए इवन की आप बैठे बैठे इंग्लिश सीख लेंगे यहाँ। बिल्कुल। कितना कुछ कर सकेंगे इसके बारे में बताना अभी मुश्किल है, लेकिन ये अद्भुत चीज़ है मोबाइल। इसलिए मैं कहा कि ये हीरो के भूमिका में आया है। अब इसका आप इस्तेमाल गलत करते हैं, तो अगर आप साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत कीजिएगा तो वो शैतान हो जाएगा और आपको भी शैतान बना देगा, लेकिन बर्बाद, खत्म, वो डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से बैलेंस होकर करिएगा,
हर चीज़ का एक तरीका होता है। हमारे देहातों में एक कहावत है, हमारे बाबूजी कहा करते थे कि भूख लगने पर दोनों हाथ से नहीं खाना चाहिए। वो बहुत कॉमन बात कहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है। अब जब खाते हैं तो एक ही हाथ से खाते हैं, वो भी दाएं हाथ से खाते हैं। बहुत हाइजीनिक बात बताया गया और वो तरीके की बात है। जो आदमी दोनों हाथ से खाने लगता है उसे अच्छी कोटि में नहीं माना जाता है, उसे प्रेत कोटि का आदमी माना जाता है। दोनों हाथ से खाने वाला आदमी अच्छी। तो इसीलिए आपके पास जब चीज़ें आई हैं, मशीन आया है, तो आप 12 घंटा उसी में लगे हुए हैं, दिन रात वही कर रहे हैं, तो आप मिसयूज कर रहे हैं और धीरे धीरे आप उसके द्वारा मिसहैंडल हो गई है और पता चला बाद में कि आप कहीं के नहीं रहे। 10 साल बाद आपके जो मित्र जो डिसिप्लिन में थे, जो मोबाइल यूज़ भी करते थे और समय पर रख भी देते थे, यूज़ किया, उसको यूज़ किया। मास्टर मैं हूँ, वो मास्टर नहीं है। मेरा माइंड जो है वो मास्टर है, मैं सुपर कंप्यूटर हूँ। मैं तय करूँगा कि मोबाइल को मैं कैसे हैंडल करूँ, कितने देर तक हैंडल करूँ, क्यों हैंडल करूँ। वो मेरा नौकर है, मैं मालिक हूँ। तो जब तक आपके अंदर ये बोध नहीं आएगा, आप उसकी गिरफ्त में हैं, तो वो ठगनी क्यों नैना चमकावे, आप किसी माया में फंस गए हैं, तो माया तो आपको ले डूबेगी, वो तो आपको ले चली। जैसे वो फिल्मों में नहीं होता है, भूतनी लेके चली जाती है ना किसी लड़के को। वो स्त्री, अभी स्त्री एक फिल्म आई थी जी, है ना, वो स्त्री में जो लड़के को लेके चली जा रही है, वो लड़का भी चला जा रहा है। तो उसी तरह मोबाइल वो स्त्री की तरह है। अब उसमें जिसके अंदर विवेक है वो रुकेगा या उसके ये करेगा। बाकी लोग तो सब उसके पीछे खींचे चले जा रहे हैं। एक्चुअली वो जो है वो एक मायावी तंत्र है जो आपको फांस रही है और वो आपको खत्म कर देगी। मोबाइल उस स्त्री की तरह है आज की तारीख में, जिन्होंने उसका बेजा इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है, और जिन्होंने सही इस्तेमाल किया है वो उसका शानदार नौकर है, वो उसका बुल डॉग है, जिसको कहेगा जाओ जाके देखो बाहर में कौन है, तो है ना, उसका वो डॉग है, वो ग्रे हाउंड है। इसलिए मैं मोबाइल को मास्टर मानता हूँ, लेकिन मेरा मास्टर तुम नहीं हो, मैं खुद अपना मास्टर हूँ, तुम मेरे लिए सर्वेंट हो। अपने आप में तुम एक गजट कंप्लीट हो, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और उसको इंटरटेन करने से पहले सोचो, है ना, किसी के हाथ में अगर आपने AK-47 दे दिया तो मिसयूज भी कर सकता है। बिल्कुल। वो फौजी के हाथ में है तो ठीक है, और आतंकवादी के हाथ में तो दुरुपयोग करेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मोबाइल का इस्तेमाल किसके हाथ में है ये डिपेंड करता है कैसे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपका विवेक है कि नहीं, विवेकहीन व्यक्ति के पास दे दिया तो कुछ भी किसी चीज़ के साथ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें भरोसे में लेके चलना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। निगेटिविटी से निगेटिविटी फैलता है, उसे वो एक अच्छी चीज़ है, आप उसका अच्छा उपयोग कीजिए। अच्छा देखना है, अच्छा करना है और अच्छा ही सीखना है। और समय उसका एक टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। आप जब माँ को प्यार करते हैं तो माँ को प्यार करते हैं, जब बीवी को प्यार करते हैं तो बीवी को प्यार करते हैं, जब बेटी को प्यार करते हैं तो बेटी को प्यार करते हैं। सबके सेगमेंट अलग अलग हैं, सब एक नहीं हो सकता है। तो मोबाइल की जगह पर है, रेडियो की जगह पर है, ट्रांजिस्टर, न्यूज़पेपर की जगह पर है, मित्र की जगह पर है। जब मित्र आया है तो बाकी चीजें हट गई, मोबाइल ऑफ हो गया। मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल ऑफ है, आप ऑन करके देखिए। मैंने ऑन भी नहीं किया। क्यों नहीं ऑन किया? कि अगर फोन आएगा मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। मेरा मित्र आया है दरवाजे पर, मेरा मित्र इस वक्त सर्वोपरि है, और ये जो वक्त है वो उसके लिए है, कोई नहीं मेरे और आपके बीच है। ये तो लोग धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। यही कमिटमेंट आपको रीच करेगा। जब आप मेरे दरवाजे पर चले आए हो तो मेरे लिए तो मैं यहीं पर धनी हो गया। फिर मैं साइड में जाकर मोबाइल देखने का क्या मतलब है? उसका अपमान करना है, फिर तो अगली बार नहीं आएगा। कोई आया, मैंने पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने मोबाइल देखना शुरू कर दिया, टीवी ऑन कर दिया, अरे वो आया है मेरे दरवाजे पर, वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए, उसमें मोबाइल कुछ नहीं। अर्जेंट बात अलग होती है, अर्जेंट की कोई बात नहीं। तो इसीलिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसे नायक बोलता हूँ, हीरो बोलता हूँ। आप उसका इस्तेमाल अगर गलत करेंगे तो उसकी कोई उपाय नहीं। मोबाइल के बारे में सर विस्तार पूर्वक बताएं कि हम लोग को कब यूज़ करना चाहिए, एक खलनायक, हीरो, एक
कह सकते हैं कि बहुत सारा मल्टीटास्किंग का काम सारा मोबाइल से होता है, और मोबाइल के बारे में सर विस्तार पूर्वक बताएं। सर आखिरी सवाल है सर, सवाल सर ऐसा है कि अभी के जनरेशन जो हमारे सर हम आपसे बार बार युवा लेके सवाल कर रहे हैं सर, इस पे पीछे एक रीजन है सर, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसलिए सर हम बार बार युवा के लेके हम सर सवाल जवाब कर रहे हैं सर। मुझे पसंद है ये जी। तो सवाल ये है सर, आज बहुत कम उम्र के बच्चे रिश्तों में पड़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना अब आम हो गया है सर, जो कि अक्सर देखा जाता है इन रिश्तों में मैच्योरिटी जो है वो कमी रहती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है सर। और आप क्या मानते हैं युवा इस भावनात्मक कैसे उस भावनात्मक से सर बचे सर? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो इस कम उम्र में, यानी कि स्वीट 16 जिसे कहते हैं, ऐसे कहेंगे, इस दौर में जब बच्चे आपस में प्यार करते हैं तो बड़ा खूबसूरत समय होता है। मैं उसे स्वीटेस्ट सॉन्ग कह सकता हूँ। मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत समय वो होता है जब एकदम इनोसेंस यानी कि निर्दोष प्यार होता है। निर्दोष प्यार बहुत मुश्किल होता है, वो रेयरेस्ट होता है। जब किसी के पास कोई जिसको कहते हैं पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई गंदगी नहीं होती है, बस आंखों में इशारे होते हैं, तो कुछ बातें होती हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कहा अनकहा रह जाता है, सिर्फ मतलब संकेतों में जैसे जीवन चलता है। फिर जब प्यार थोड़ा सा मैच्योर्ड होने लगता है तो लोग आपस में अब तो इंटरेक्ट करते भी हैं। पहले तो पहले लोग प्यार का इजहार भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड बदला है इसमें बोल्डनेस आया है, प्यार में बोल्डनेस आ गया है, और ये बोल्डनेस इतना अधिक आ गया है कि वो एक्सट्रीम पर जाने लगा है। अब तो प्यार हुआ, फिर तुरंत ब्रेकअप हो गया, फिर लिव इन रिलेशनशिप में आ गए, बिल्कुल, और इस तरह से एक साथ फिर कई दूसरे फ्रेंड्स आ गए। यानी आप कपड़ों लत्तों की तरह जो है फ्रेंड्स बदल रहे हैं, स्वाद बदल रहे हैं। अभी जिसे पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं, उसको भी छोड़ दिया। अभी आपने गुलाब हाथ में लिया था, गुलाब को ठीक से देखा भी नहीं उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, कितनी खुशबू है, तब तक आपने चमेली हाथ में ले लिया, और कुछ देर बाद चंपा ले लिया, कुछ देर में गुलदाउदी ले लिया। आप इतने तेजी से चीज़ों को बदल रहे हैं, आपको लगने लगा है कि इतना विकल्प है, इतने सब्स्टिट्यूट हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। दरअसल आप छूट रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे, आप ही छूट रहे हैं। आपने रिश्तों को महसूस भी नहीं किया, छोटी छोटी बातों पर लड़ गए, छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स पैदा हुए, भ्रम पैदा हुआ, और पेशेंस तो है नहीं। अब कलम की तरह, कागज की तरह, लिपस्टिक की तरह, जूते की तरह रिश्ते बदल रहे हो। खतरे तो यही हैं। और जब आप रिश्तों को इस तरह बदलते हो तो आप खुद भी कोई परिभाषा नहीं कर सकते, आप डेफिनेशन नहीं बन सकते हो प्यार की, क्योंकि प्यार में बुनियाद जो है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो है जिम्मेवारी। प्यार एक जिम्मेवारी है, वो होल्ड करना पड़ेगा आपको। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, वो अक्सर कहते थे कि यार प्यार नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा क्यों? अभी तो सर बोले कि प्यार से कर ले रहे, प्यार सबसे कठिन काम है, मुझसे प्यार नहीं होगा, ये बहुत मेहनत का काम है। मुझे वो बात आज भी याद है कि प्यार सबसे कठिन काम है, सबसे मेहनत का काम है, उसमें आप लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी जो नहीं उठा सकता है वो प्यार नहीं कर सकता। केयरिंग है, केयर करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, बल्कि ध्यान में रहना, उसके ध्यान में हूँ मैं। ये ध्यान होना बहुत बड़ी बात है, प्यार ध्यान तक जाता है। मैं कहता हूँ कि सूर्य भानुगुप्त कहते हैं कि कृष्ण के पाँव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी, कृष्ण के पाँव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। जब राधिका धूप में चलती है ना,
तो कृष्ण के पाँव में छाले पड़ते हैं। ऐसा रिश्ता बनने के बाद ही प्रेम समझ में आता है। और जो लोग सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ भोग है, प्रेम सिर्फ लेना है, प्रेम सिर्फ अर्जन है, तो वो गलतफहमी में है। वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, क्योंकि प्रेम में विसर्जन है, प्रेम में सरेंडर है। मैं कहता हूँ, उसने कहा था कहानी जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक बात पर उस बच्ची ने, जो कि एक लड़के से कभी मिली थी अमृतसर के बाजार में, और उस लड़के से ने पूछा था कि तेरी कुलमाई हो गई क्या, तेरी शादी हो गई क्या? तो उसने कहा था धत, देखता नहीं है रेशम का दुपट्टा। और उस लड़की से फिर वो कभी नहीं मिला उस छोटेपन के बाद। और जब बाद में मिलता है तो वो लड़की शादी हो जाती है, उसके पति फौजी हैं, यह खुद भी फौजी है, उसका बेटा भी फौजी है। और जब ये लोग युद्ध में जाते हैं तो वही लड़की इस लड़के लहना सिंह से कहती है कि तुम मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। किस अधिकार से कहती है? कभी तो मिले नहीं, मिले थे तो कभी बचपन में मिले थे और किसी अमृतसर के किसी बाजार में 1-2 लाइन बात हुई थी, और उसके बाद जीवन में कभी नहीं मिले। और जब मिले तो ये वचन वो कहती है कि तुम मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। किस अधिकार से उसने उस लड़के से, लहना सिंह से कहा? और लहना सिंह उसके लिए सारी गोलियां खुद झेल गया और उस सरदारिन के, उस सूबेदारिन के पति को और बेटे को बचा लिया सर। प्रेम सेक्रीफाइस मांगता है, त्याग। अगर आप में त्याग करने का जज्बा नहीं है तो आप प्यार नहीं कर सकते। प्यार बहुत कठिन चीज है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दाऊ न समाए, दो न समाए। प्रेम, कबीर कहते हैं, दो बनकर मैं ईगो रखता हूं और तुम ईगो रखते हो जी, तो प्रेम नहीं चलेगा। प्रेम की गलियत बहुत सक्रिय है, उसमें दो बनकर नहीं जा सकोगे, एक बन जाओ तब जा सकोगे। एक बनना ही मुश्किल है। नहीं मैं तो कुछ खास हूं, नहीं मैं भी कुछ खास हूं, तो तुम अपने रहो मैं अपने रहूं। अरे इस तरह से क्लैश करने से तो आप नहीं चल सकते। ईगो रखकर, एटीट्यूड रखकर प्रेम नहीं कर सकोगे। लड़कर आप प्रेम नहीं, मिलकर प्रेम कर। प्रेम मिलना है, प्रेम योग है। राधा और कृष्ण हो जाना है, राम और सीता हो जाना है, सीरी और फरहाद हो जाना है, लैला और मजनू हो जाना है। ये कोई मॉडल, छोटे मोटे मॉडल नहीं है, ये बड़े मॉडल हैं प्रेम के, बड़ा पैमाना है। और जब आप ये हो नहीं सकते तो आप अपने आप को प्रेम से दूर रखो। ये आप बाकी सब काम कर रहे हो, आप प्रेम नहीं कर रहे हो, प्रेम का नाटक कर रहे हो। बिल्कुल। अभी का सर युवाओं का सर अलग एक मानसिकता है सर, कि वो जो है ना वो कुल मिला जुला के सर प्रेम कर रहे हैं आपसे, और वो जो है ना कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। वो दरअसल उनको अपनी परीक्षा खुद देनी पड़ेगी, उनको इम्तहान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना इम्तहानों से गुजरे कोई भी सोना नहीं होगा। आग से गुजरना पड़ेगा। और अगर आग, प्रेम जो है ना वो एक आग है, फायर है, और फायर से गुजरना पड़ेगा। आप सोचिएगा आग से बचकर हम निकल जाएं, नहीं होगा। प्रेम परीक्षाएं लेगा, तरह तरह की परीक्षाएं। कभी माता पिता आपकी परीक्षा लेंगे, कभी समाज लेगा, कभी वो स्त्री लेगी या लड़की लेगी, कभी वो आप खुद उस लड़की का लेंगे। तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरिएगा। कभी प्रेम के बदले में वासना आ सकती है सामने, कभी आकर्षण आ सकता है देह का। इस सब से लड़ना होगा। प्रेम को इन सब से बचाते हुए प्रेम करना है। इतना आसान नहीं है। अक्सर लोग प्रेम करने के बहाने किसी और चीज में फंस जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, दरअसल वो गंदे गटर में फंस रहे हैं और वो उसको ही प्रेम मान रहे हैं। प्रेम को संभालना सबके बस की बात नहीं, सभी प्रेम नहीं संभाल पाते। इसीलिए जिसने प्रेम किया है और जो प्रेम कर सकता है वो हीरो होता है, वो हीरोइन होती है, वो मामूली लोग नहीं होते, लेकिन उसको साधना पड़ता है। और ये जो टीनेजर्स लव है, इसमें इनोसेंस को जो बचा के चलेगा, जो ईगो नहीं रखेगा और जो शरीर को प्रेजेंट नहीं मानेगा, बीच में शरीर आ जाता है तो खतरे बढ़ेंगे, तब वो प्रेम नहीं रह जाएगा, शरीर हो जाएगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे नए जनरेशन को जब हम बातें करते हैं तो उनको इस बात का पूरा पूरा बताना चाहिए कि वो इनोसेंस को बचाएं, निर्दोषपन को, न कि अहंकार को, ईगो को। अक्सर हम ईगो से लैस हो जाते हैं, एटीट्यूड से लैस हो जाते हैं,
और इसी की चक्कर में हम प्रेम करते भी हैं और प्रेम गंवाते भी हैं। और दरअसल पाते क्या है कि वो प्रेम था ही नहीं, वो एक ऐसी खाली चीजें थी जिसमें कि हम अपने आप को भर रहे थे। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जो प्रेम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो माँ के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आपके प्रति भी, टीचर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक कॉइल की तरह है, और वो उस चक्के की तरह है जिसमें सारे स्पोक जो है सब उस चक्के को सपोर्ट करते हैं। एक स्पोक टूट जाएगा तो चक्का थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो प्रेम सभी स्पोक पर टिका हुआ है। आप सोचिएगा नहीं कि एक लड़का और एक लड़की जब प्रेम करता है वही उसका फाइनल है, नहीं। एक लड़का अपने किसी लड़की से प्रेम करते हुए अपनी माँ से प्रेम नहीं करता होगा, ये कैसे हो सकता है? अपनी बहन को प्यार नहीं करता होगा, ये कैसे हो सकता है? एक लड़की एक लड़के से प्यार करते हुए अपने भाई से प्यार नहीं करती होगी, अपने पिता से प्यार नहीं करती होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार इंडिविजुअल नहीं होता है, प्यार फैलता है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है, और उसमें जो नहा गया उस रोशनी में नहा कर देखो तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जब कालिदास की शकुंतला प्यार करती थी दुष्यंत से, तो वो जो उसके आश्रम के पास हरिण जिसको कहते हैं हिरने होते थे, वो हिरणों को भी प्यार करती थी। वो जो वनस्पति, वो फूल होते थे, उससे भी प्यार करती थी। प्यार एक बड़ा वर्सेटाइल चीज है, वो इंडिविजुअल नहीं होता है। तो इसीलिए इसे महसूस करने की चीज है। और जो लोग तर्क से प्यार को जीतना चाहते हैं या तर्क करके बतलाना चाहते हैं, वो नहीं सकेंगे। आप लाख मुझे बता दीजिए कि मैं इसे ऐसे प्यार करता हूँ, वैसे करता हूँ। अरे विद्यापति कहते हैं कि ए सखी देखली एक अपरूप, जत देखल तत कह ही न पारी है। जितना देखा है उतना कह नहीं सकता हूँ। बियॉन्ड है वह, बियॉन्ड। प्यार बियॉन्ड होता है, वो आपको डेफिनेशन में नहीं जाएगा, आप बता नहीं सकिएगा। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों ने कहा कि लव इज ए ब्लंडर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू फूल्स। प्यार दो मूर्खों के बीच का भ्रम है। लेकिन उसी बर्नार्ड शॉ ने कहा कि लव इनरिचेस लाइफ एंड मेक्स इट कंप्लीट। ये प्यार है जो मनुष्य के जीवन में आता है, इनरिच करता है और उसे कंप्लीट करता है। ये वही है। प्रेम को एक ही व्यक्ति ने दो एंगल से देखा कि तुम किस तरह के स्टूपिड प्यार कर रहे हो या इनरिच कर रहे हो अपने को। ये जो दो मूर्खों के बीच का भ्रम पैदा करने वाला, तुम किसको समझा रहे हो कि ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये प्यार का नाटक है। प्यार कुछ और होता है। वो तुम्हें समृद्ध करता है, वो तुम्हें रिच बनाता है, वो तुम्हारे चेहरे पर दिखेगा, वो तुम्हारी बातों में दिखेगा, तुम्हारी अदाओं में दिखेगा, तुम्हारे छूने से पता चलेगा कि तुम में प्यार है। और जब तुम्हारे स्पर्श से पता चल जाता है, तुम्हारी खुशबू से पता चल जाता है। हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में कहा गया है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इससे प्यार पता चलता है। प्यार को नोटिस करने वाले 5 तत्व हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अगर इसमें प्यार नहीं है तो बाकी चीजों में प्यार नहीं है। ये नोटिस करने लगता है। जैसे इंडिकेटर इंडिकेट करता है। अभी आपके मोबाइल का बैटरी डाउन होने लगेगा तो आप बताएंगे ना कि मोबाइल का बैटरी डाउन हो रहा है। तो प्यार इंडिकेट कहाँ करता है? इन चीजों से करता है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध से। जैसे मेहदी हसन साहब इसलिए ऐसी चीजों के लिए कहते हैं कि प्यार जहां होता है ना, वहां उसकी खुशबू पहले आ जाती है। जिसके आने से पहले आ जाती है जिसके आने की खुशबू। प्यार वो चीज है। ज्ञासाद ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने दिल के दरवाजे पर लिख दिया था कि यहाँ से गुजरना मना है। हमने दिल के दरवाजे पर लिख दिया था कि यहाँ से गुजरना मना है। पर प्यार हंसता हुआ आया, पर प्यार हंसता हुआ आया और उसने कहा कि मेरी पहुँच तो हर जगह है। वाह सर, मेरी पहुँच तो हर जगह है। मैंने दिल के दरवाजे पर लिख दिया था कि यहाँ से गुजरना मना है, पर प्यार हंसता हुआ आया और उसने कहा मेरी पहुँच तो हर जगह है, मेरी पहुँच तो हर जगह। अंत में सर, हम आपसे एक कवि होने के नाते कुछ कवि कह दीजिए हमारे दर्शक के लिए, जो ऐसे कविता कह दीजिए जिससे उनको मतलब जो सुनना चाहते होंगे सर। एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ क्योंकि समय भी बहुत हो गया है कि मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ूं, तो समय तो बहुत अधिक हो गया है।
लेकिन मैं 2 कविताएं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मूलतः मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ। जी ये अलग बात है कि मल्टीटास्क हूँ, तो बहुत सारे काम करने होते हैं। जी एक कविता का शीर्षक है कोशिश। ये भी मोटिवेशनल है, आप मान सकते हैं। कोशिश। कोशिश। तुम इतने बड़े क्यों हो ईश्वर, तुम इतने बड़े क्यों हो ईश्वर कि पीढ़े पर चढ़कर भी बच्ची तुम्हारे गले में माला डाल नहीं सकती। तुम इतने बड़े क्यों हो ईश्वर कि पीढ़े पर चढ़कर भी बच्ची तुम्हारे गले में माला डाल नहीं सकती। या तो तुम झुक जाओ, जी या तो तुम झुक जाओ, या बच्ची का सामर्थ्य ही बढ़ा दो। या तो तुम झुक जाओ, या बच्ची का सामर्थ्य ही बढ़ा दो, या तुम थोड़ा आदमी हो जाओ। या तो तुम थोड़ा आदमी हो जाओ, या उसे ही थोड़ा ईश्वर बना दो। तुम इतने बड़े क्यों हो ईश्वर कि पीढ़े पर चढ़कर भी बच्ची तुम्हारे गले में माला डाल नहीं सकती। या तो तुम झुक जाओ, या बच्ची का ही सामर्थ्य बढ़ा दो, या तुम थोड़ा सा आदमी हो जाओ, या उसे ही थोड़ा ईश्वर बना दो। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ। जी ये दृश्य कविता है और अभी समय की कविता है। आप सुने, देखें कितना आपके सामने दृश्य बनेंगे। मन जो, इसका शीर्षक है मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है। मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है। जी देखिए मौसम बदल रहा है, बिल्कुल। हाँ बदल रहा है मौसम, बदल रहा है मौसम कि जैसे एक बच्चा लुढ़कता हुआ गिरता है, पलटता है, ताकते हुए खिलखिला कर हंस पड़ता है। ये जो सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, शारदीय नवरात्र आपने खत्म किया है, अब मौसम बदल रहा है सर। वो जो उकताए हुए मौसम थे गर्मियों के, वो बीत रहे हैं। मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है, बदल रहा है मौसम कि जैसे एक बच्चा लुढ़कता हुआ गिरता है, पलटता है, ताकते हुए खिलखिला कर हंस पड़ता है। एक यतीम जैसी लड़की के रूखे बालों पर कोई नरम हाथ रख रहा है। ये मौसम नरम हो रहा है, देखते बिना पंखे के भी हम आराम से हैं। एक यतीम जैसी लड़की के रूखे बालों पर कोई नरम हाथ रख रहा है। जो सिक्का बड़ी दुकानों में नहीं चलता, वह गुमटी वाली चाय दुकान वाला खुशी खुशी ले लेता है। एक यतीम जैसी लड़की के रूखे बालों पर कोई नरम हाथ रख रहा है। जो सिक्का बड़ी दुकानों में नहीं चलता, वह गुमटी वाली चाय दुकान वाला खुशी खुशी ले लेता है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं कबड्डी कबड्डी। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं कबड्डी कबड्डी, लड़कियां छू कित कित कित। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं कबड्डी कबड्डी, लड़कियां खेल रही हैं छू कित कित कित। लगा रहे रेस साइकिलों से बच्चे सरपट धरपट, लगा रहे बच्चे साइकिलों से रेस धरपट सरपट। मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है, मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है। शबनम की बूंदों पर ज्यों सूरज मचल रहा है। शबनम कहते हैं ओस को। शबनम की बूंदों पर ज्यों ओस मचल रहा है। मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है। खलिहानों में आने से पहले खेत पक रहे हैं। खलिहानों में आने से पहले खेत पक रहे हैं। वो आदमी नीले शर्ट में कितना जच रहा है। खेत खलिहानों में आने से पहले खेत पक रहे हैं, जैसे धान अभी। वो आदमी नीले शर्ट में कितना जच रहा है। मौसम बदल रहा है, बक्से संदूकों से कंबल स्वेटर धीरे धीरे निकल रहे हैं। मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे बक्से संदूकों से कंबल स्वेटर निकल रहे हैं। भोरे भोरे स्त्रियां कार्तिक में गंगा नहाने के गीत गा रही हैं। कार्तिक का महीना भी है। भोरे भोरे स्त्रियां कार्तिक में गंगा नहाने
का गीत गा रही हैं। धनिया के पत्ते की खुशबू की तरह रिश्तों में ताजगी आ रही है। धनिया के पत्तों की खुशबू की तरह रिश्तों में ताजगी आ रही है। वक्त की चादर कभी लपेट कर, कभी समेट कर, कोई सुबह तो कोई शाम टहल रहा है। वक्त की चादर कभी लपेट कर, कभी समेट कर, कोई सुबह तो कोई शाम टहल रहा है। मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है, मन जो अक्टूबर था नवंबर हो रहा है। धन्यवाद सर, आपको तहे दिल से सर, मेरे मेरे पास शब्द नहीं है सर कि हम आपको किस शब्द से धन्यवाद दूं कि आपने इतना कीमती समय सर हमारे लिए, हमारे दर्शक के लिए जो आप समय निकाल के आए, उसके लिए सर मेरे पास युवाओं के लिए समय ही समय है। मेरा उपयोग जो भी युवा चाहें, जब चाहें करें। मनु जी, मैं हमेशा साथ हूँ, ऑलवेज। धन्यवाद सर। मेरा समय आप लोगों के लिए है। अगर 12 बजे रात में मुझे बोलेंगे कि अगर आप गांधी चौक पर आ जाइए, स्टेशन आ जाइए और वहीं यूथ मिलेंगे मुझे, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा तैयार हूँ इस वक्त। तो आपका स्नेह मुझे खींच लाता है और ऐसे ही जो भी मुझे पुकारेंगे मैं आ जाऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ आपके जो स्टूडेंट और भाई दोनों हैं, राय जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है। और अगर ये संदेश जहाँ तक पहुँचे, मेरा लक्ष्य यही है कि युवाओं, मैं मधुपुर के युवाओं में वो ऊर्जा देखना चाहता हूँ, वो ख्वाब देखना चाहता हूँ, वो स्वप्न देखना चाहता हूँ जो एक मधुपुर को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका तय हो और एक नया मधुपुर अपने इतिहास को लेते हुए आगे बढ़ता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।